हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। आई होप आप जानते हैं हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी हम ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर सेगमेंट में आपको एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप देखें किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, CUET, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे लगभग हर सेक्टर हर सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, कोई हिडन कॉस्ट है, ट्रायल वर्जन है, पेड वर्जन है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा कोर्स, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 11th स्टैंडर्ड IIT JEE का जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है सोल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में हम बात करें। और जो हमारा अभी चैप्टर का इसका जो टॉपिक चल रहा है वो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटर्स। बहुत सारी थ्योरी, बहुत डिटेल्ड थ्योरी हमने डिस्कस की थी। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे हो। सबसे ज़रूरी बात कि हमने ट्रायंगल के एरिया निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग वर्जन्स याद किए थे और डिस्कस किए थे। ना सिर्फ ये बल्कि हमने कई सारे सेंटर्स के बारे में बात की, मेजरली सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑफ कोर्स ऑर्थो सेंटर इन सेंट्रॉइड। तो कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, कई सारे फॉर्मूले हमने एक्सप्लोर किए। मेजरली हमने इन सेंटर और सर्कम सेंटर को बहुत डिटेल में पढ़ा और फिर पीडल ट्रायंगल या जैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं पेडल ट्रायंगल के बारे में भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उन्हीं कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे और उसके थ्रू एक और बेहतर अच्छी अंडरस्टैंडिंग आज डेवलप करेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो बिना किसी डिले के आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बट सबसे पहले ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो IIT JEE का मॉड्यूल है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये इंश्योर करते हैं कि हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, डिटेल्ड, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे पाए हम हर थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की। पर यकीन करिए, ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हम पढ़ाते हैं बल्कि हर कंसेप्ट को विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स के साथ PYQ, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हर कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली कंसोलिडेट करवाते हैं आपके ब्रेन में ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप हर चैप्टर की डेवलप करें। यानी ना सिर्फ कंसेप्ट बल्कि उन कंसेप्ट्स की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी आपको डेवलप करवा पाना हमारा मोटिव है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम उसकी DPP आपको प्रोवाइड करते हैं और DPP का भी वीडियो सोल्यूशन आपके लिए क्रिएट करते हैं ताकि उस DPP को सॉल्व करके आप नए पर्सपेक्टिव, नए अप्रोचेस डेवलप कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि हर चैप्टर पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक क्रिएट होता है। 1500 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक होता है ताकि आप हर चैप्टर पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ला पाएँ इस तरीके से कि हम हर वैरायटी के क्वेश्चन से एक्सपोजर ले सकें। क्योंकि रियल एग्जामिनेशन में जिस भी कैटेगरी का क्वेश्चन आए, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए होंगे, उस वजह से फ़ायदा ये होगा कि आप हर तरह के क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आप हमें अपने डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा तरीका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट। वहाँ पर आप हमें अपना डाउट फॉरवर्ड करिए। वहाँ पर उसी के थ्रू आपको हम रिवर्ट करेंगे आपके व्हाट्सएप पर और आप अपने डाउट का सल्यूशन भी हमसे रिसीव कर रहे होंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स बल्कि आने वाले वक्त में सब्सिक्वेंटली हम JEE मेंस और JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। मतलब चैप्टर वाइज हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे कि रियल एग्जामिनेशंस बहुत टफ नहीं है। ऑल्दो उन PYQs को हम यहाँ भी टॉपिक वाइज इंकॉर्पोरेट करेंगे आपके थ्योरी लेक्चर्स के दौरान। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्लान किए जा रहे हैं ताकि आप हर चैप्टर पर अपना सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एवेल्युएशन कर पाएँ। इसी के साथ साथ आपको कोई भी गाइडेंस, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको वक्त वक्त पर हर चीज़ को लेकर अपडेट करते रहेंगे ताकि आप अपनी एग्जाम की तैयारी पूरे फोकस, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ चला पाएँ। एंड ना ही सिर्फ ये सारी बातें स्टूडेंट्स बल्कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉर्ट रिविजन भी हम क्रिएट करेंगे। यानी हर चैप्टर का एक प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट वन शॉर्ट रिविजन। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स उसमें भी कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिसके थ्रू आप आखिर में अपने एग्जाम के वक्त उसे अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे और वन शॉट रिवीजन के थ्रू और कॉन्फिडेंटली आप अपने एग्जाम दे रहे होंगे। और उसी कॉन्फिडेंस को एनहांस या बूस्ट करने के लिए आपके लिए हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे JEE मेंस और एडवांस की, ताकि रियल एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप कई बार इन मॉक्स के थ्रू अपनी एग्जाम की तैयारी को, अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड कर चुके हैं और अपना स्कोर ऑप्टिमाइज कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE मॉड्यूल के साथ। लास्ट लेक्चर से ही शुरू करेंगे। आई होप आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हमने एज अ होमवर्क क्वेश्चन ट्रीट किया था और इस क्वेश्चन से ही आज के लेक्चर की हम शुरुआत करेंगे। मेरा कहना है कि ये बात का ऑफकोर्स कोई ना कोई औचित्य रहा होगा सर, इस बात का कोई ना कोई मतलब रहा होगा कि I'm really sorry, this should have been a square basically। तो अगर मैं स्क्वायर की तरह ट्रीट करता हूँ इसे, है ना, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सर ये जो चार एंगल्स हैं, इन चार एंगल्स का सम है पाई।
ठीक है, और क्या कह रहे हैं सर, ये कुछ लिखा हुआ है, ये वापस हमें तो समझ नहीं आ रहा। आप यकीन करिए ये कोई बहुत बड़ी या बहुत डिफिकल्ट सी बात नहीं लिखी हुई है। ये आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बहुत बड़ी या बहुत डिफिकल्ट सी बात नहीं लिखी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है, समेशन कॉस ए कॉस सी माइनस समेशन साइन ए साइन सी। मतलब सर किन्हीं भी दो एंगल्स को आप लीजिए, उनके कॉस का आप क्या ले लीजिए प्रोडक्ट, पहले सम में प्लस में, और फिर उन्हीं दोनों एंगल्स का आप साइन का प्रोडक्ट लेकर उनका माइनस में आप सम लीजिए। यानी इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन आपको समझाना चाहूँ, इसका ऑफ कोर्स जो भी मीनिंग निकलता है, जो भी रिजल्ट निकलता है उस पर बात करेंगे, बट इस एक्सप्रेशन को अगर मैं वर्कआउट करके समझाना चाहूँ तो सर पहले आपने क्या लिया, पहले आपने लिया सर कॉस ए, मतलब पहले आपने लिया ए और सी का कॉम्बिनेशन। ऐसे आपको अलग अलग एंगल्स लेते चले जाना है और ओवरऑल चारों एंगल्स पे समेशन के कारण एडिशन लगाना है। इसका क्या मतलब है, सुनिएगा बहुत में से। पहले समेशन कॉस ए कॉस सी को वर्कआउट करते हैं। इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स, सर आप पहले लेंगे कॉस ए कॉस सी, समेशन मतलब प्लस लगाएंगे। अब और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे ए और सी एक कॉम्बिनेशन था, ऐसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सर, ऑफ कोर्स एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कॉस ए कॉस बी। क्या बात आपको समझ आई? आई थिंक एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है सर, अगर कॉस ए कॉस बी बन रहा है तो एक और कॉम्बिनेशन जो बन सकता है, बस मैं एक रैंडम सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी हो रही होंगी। ए के साथ बी बन गया, सी बन गया, तो ए के साथ और क्या बन सकता है सर, ए के साथ डी भी तो बन सकता है, तो कॉस ए कॉस डी भी बन सकता है। ठीक है सर, ए के साथ आई थिंक सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं सारे एंगल्स के। अब बी के साथ लेते हैं, तो सर शुरुआत करते हैं कॉस बी से। तो कॉस बी के साथ कॉस ए बन सकता है क्या सर, बन सकता था, बट वो ऑलरेडी बन चुका है, तो वी नीड नॉट कंसिडर दैट अगेन। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो। तो बी के साथ सी वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आई होप ये तो अभी तक काउंट नहीं हुआ है, तो कॉस बी कॉस सी एक कॉम्बिनेशन होगा जो आई होप वी हैवंट यूज सो फार। और एक और कॉम्बिनेशन बनेगा बी के साथ डी का, तो वो हो जाएगा कॉस बी कॉस डी। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? सर क्या सिर्फ कहानी यही था कि नहीं, आगे और बढ़ना होगा सर। अब कॉस सी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो जैसे ही हमने शुरू किया, तो क्या मैं कॉस सी कॉस ए ले सकता हूँ सर? जैसे ही आप कॉस सी कॉस ए लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो ले चुके हैं। सर क्या मैं कॉस सी कॉस बी ले सकता हूँ सर? वो भी आप ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हो। तो क्या मैं कॉस सी कॉस डी ले सकता हूँ? हाँ सर, वो अभी तक आपने कंसिडर नहीं किया, तो आप ले लीजिए कॉस सी कॉस डी। सर इसके अलावा क्या कॉस डी कॉस ए ले सकते हैं? मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी आप ले चुके हो। क्या कॉस डी कॉस बी ले सकते हैं? सर वो भी आप ले चुके हो। क्या कॉस डी कॉस सी ले सकते हैं? वो भी आप ले चुके हो। तो इस तरीके से ये सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये होगा आपका समेशन कॉस ए कॉस सी का मतलब। फिर आप क्या करोगे सर, फिर आप करोगे माइनस। फिर आप क्या करोगे माइनस। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्रूशियल सी बात मैं कहने वाला हूँ। जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो पहले आ जाता है साइन ए साइन सी। तो मैं यही लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको बहुत बॉदर नहीं करेगी। कॉस ए कॉस सी के नीचे ही मैं लिख दे रहा हूँ क्या, साइन ए साइन सी। क्या आपको बात समझ आई? इसी तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस इसके भी बनेंगे। और क्या आपको अब क्लिक किया या स्ट्राइक किया कि ये कहाँ जा रहा है? आई होप आपको हाईलाइट हो रहा है। जैसे सर ये कॉस ए कॉस बी है, तो ऐसे ही किसका कॉम्बिनेशन बनेगा सर? ऐसा ही एक साइन ए साइन बी का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब मैंने लिख दिया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। फिर क्या सर, जैसा कॉस ए कॉस डी दिख रहा है, ऐसा क्या दिखेगा सर, माइनस साइन ए साइन डी भी तो दिखेगा। सर जैसा कॉस बी कॉस सी दिख रहा है, ऐसा माइनस, क्योंकि ये माइनस कॉमन है ना, तो सारे इनमें प्लस लग रहा होगा, लेकिन वो प्लस में सारा जैसे ये वाला माइनस वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सारे पार्ट नेगेटिव हो जाने वाले। तो एक क्या दिखेगा आपको, दिखेगा साइन बी साइन डी। मतलब ओवरऑल इन ए बी सी डी के सारे साइंस के दो दो इंडिविजुअली टेकन एट अ टाइम का भी प्रोडक्ट आपको सम लेना होगा। अगर बात समझ पा रहे हो? आई एम रियली सॉरी, मैंने डी क्यों लिखा, इसे हम लिखेंगे सी। क्या बात आपको समझ आई? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिमिलरली यहाँ क्या मिलेगा सर, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन बी एंड ऑफ कोर्स साइन डी। इतनी सारी बातें बस आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको यही देखकर स्ट्राइक करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बनने वाला है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे कॉस सी कॉस डी के बाद मैं क्या लिख लेता हूँ सर, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ माइनस क्या, साइन सी साइन डी। और इन्हें किसी मोटिव से, किसी इंटेंट से, किसी रीजन से मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। जैसे कि क्या, जैसे कि ये सर कि आप अगर पहले वाले पार्ट को देखें, अगर आप फर्स्ट वाले पार्ट को ध्यान से देखें, तो जैसे ही दिख रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्या आप बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला है सर? कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस a plus c. I hope I need not tell you all this. आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। I repeat my statement. Cos a cos c minus sin a sin c is cos a plus c. Sir, cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. So that is going to be cos a plus b. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर आप? यहाँ पर आप लिखेंगे cos a plus b. क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आगे क्या स्टूडेंट्स? आगे सर cos a cos d minus sin a sin d, that's cos a plus d. That will be cos a plus d. तो अगला जो टर्म होगा that will be cos of a plus d. फिर क्या सर? फिर अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको क्या दिखेगा, cos b cos c, तो ये हो जाएगा cos b plus c, है ना? तो ये क्या हो जाने वाला है स्टूडेंट्स? दिस एक्सप्रेशन विल बी cos b plus c. आई होप दैट डजंट बॉदर यू ऑल एट ऑल। फिर क्या सर? फिर अगर आप आगे और देखें तो सर cos b cos d, दैट विल बी cos b plus d. ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सर ये होगा cos
बी प्लस डी। सर ये सारी चीज़ें से आप कहाँ लेकर जा रहे हो इस क्वेश्चन को, क्या कुछ फ़ायदा होगा? बस कोशिश करते रहिए स्टूडेंट्स, हमारे हाथ में वही है। कॉस बी कॉस डी के बाद कॉस सी कॉस डी, यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं कॉस सी प्लस डी। क्या इन सारी बातों में कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं आपसे कुछ चीज़ें कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें वापस इस क्वेश्चन के इस पार्ट को, जहाँ पे आपसे लिखकर कहा गया था कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज पाई, वो आपसे कह रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू पाई। जब भी ऐसे कंडीशनल या कंस्ट्रेंट्स आपको रिलेशन दिए जाते हैं तो इनको आप ज़रूर अवेल करिए, इनका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जैसे मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मेरा थॉट ये रहेगा कि मैं एक काम करता हूँ, ए और बी को इधर ही रखता हूँ, सी और डी को उस तरफ शिफ्ट करता हूँ। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी प्लस डी। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। चूँकि हम कॉस से डील कर रहे हैं तो अगर क्या मैं दोनों तरफ कॉस ले लूँ तो मुझे कुछ नज़र आएगा। जैसे सोच के देखो स्टूडेंट्स, कॉस ऑफ ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस सी प्लस डी। सर इससे कहाँ लेकर जा रहे हो आप, क्या फ़ायदा हो रहा है? आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से देखते हो तो आपको नज़र आएगा कि सर कॉस ए प्लस बी, ये आपका ऑफकोर्स एक एंगल है। पाई के कारण क्या सर, पाई के कारण क्वाड्रेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, पाई के कारण कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी आप बहुत ज़रूरी रिजल्ट निकाल पाए कि कॉस ऑफ ए प्लस बी जो होगा सर वो माइनस ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी के इक्वल होगा। यानी सर कोई भी दो एंगल का कॉस बचे हुए दोनों एंगल्स के कॉस के नेगेटिव के इक्वल होगा। क्या आपको कुछ स्ट्राइक कर रहा है कि हम इसे कैसे यूटिलाइज करेंगे? अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, कोई भी दो एंगल ढूंढो। जैसे अगर सर मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ ए और सी, अगर यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ ए और सी, तो ये कॉस ए और सी और कॉस बी और डी, कुछ नजर आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर अभी भी नहीं दिखा तो मैं बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पेयर्स कैसे मैं बना रहा हूँ। जैसे सर एक पेयर दिख रहा है मुझे, क्या कॉस ए प्लस बी, एक पेयर दिख रहा है ए प्लस बी, तो क्या मुझे कॉस सी प्लस डी दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा होगा। सर क्या कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको दिखेगा। जैसे एक पेयर दिख रहा है कॉस ए प्लस डी, तो दूसरा पेयर क्या मिल रहा है? कॉस बी प्लस सी। बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, अभी सोच के देखो। अगर लिखा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पाई है, तो ए प्लस सी पाई माइनस बी प्लस डी के इक्वल होगा। और दोनों तरफ अगर कॉस लेंगे तो कॉस ए प्लस सी, जो कॉस ए प्लस सी लिखा हुआ है कहना है से वो माइनस वो जो कॉस ए प्लस सी है वो कॉस बी प्लस डी के नेगेटिव के इक्वल होगा। क्या बात समझ पाए? यानी क्या मैं कॉस बी प्लस डी को माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कॉस बी प्लस डी को स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं? कॉस बी प्लस डी को हम माइनस ऑफ कॉस ए प्लस सी से रिप्लेस करने वाले हैं। अरे तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना अभी तक तो आपको आंसर स्ट्राइक हो जाना चाहिए था स्टूडेंट। सिमिलरली जैसे यहाँ पर लिखा है कॉस ए प्लस बी, तो क्या मैं इस कॉस सी प्लस डी को माइनस कॉस ए प्लस बी से रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ भी कॉस सी प्लस डी को हम क्या करेंगे? हम इसे रिप्लेस करेंगे किससे? माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ना सिर्फ ये, बल्कि आप एक और ऑब्जर्वेशन देख पा रहे होंगे कि सर ऑफ कोर्स आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो। ए प्लस डी को मतलब या तो इसे या ऐसे, तो कॉस बी प्लस सी को आप माइनस ऑफ कॉस ए प्लस डी से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा एक कंस्ट्रेंट दिया था जिसके कारण आप ये रिजल्ट डिराइव कर पाए। तो आप इसे लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस डी। मेरे ख्याल से लिखना बेवकूफ़ी है, आप इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे सीधे चीज़ें मेरे ख्याल से तो देख पा रहे होंगे कि सर ध्यान से देखो आप, क्या कॉस ए प्लस सी कॉस ए माइनस सी, मतलब वो नेगेटिव उसका इक्वल था ना, तो वो पार्ट कैंसिल हो जाना है। तो आपको ये लिखना तो मैंने बस समझाने के लिए किया है, वरना आपको वहीं दिख जाना चाहिए था कि सारे टर्म्स कैंसिल होके इवेंचुअली आपको आंसर देंगे 0। तो आई थिंक बहुत ही साधारण सा सीधा सा सॉर्टेड सा क्वेश्चन था, जहाँ पर दो बातों के मतलब आपको पता होने चाहिए कि इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इससे कैसे वर्कआउट किया जाता है, और दूसरा इससे कैसे आप अपने काम की बात डिराइव करते हो। आई होप बड़ी साधारण सी बात है, और ये ट्रिगो का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बस एक सिंपल सा कंसेप्ट ये यूज़ हो रहा है कि अगर कंस्ट्रेंट डाल दिया जाए, अगर एंगल्स को कुछ कंडीशन में पुट कर दिया जाए, बाउंड कर दिया जाए, तो चीज़ें आप कैसे सोचेंगे, बस उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। तो हम सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? हम क्लियरली ऑप्शन डी मार्क करेंगे। क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया? मेरे ख्याल से किसी भी स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं है, और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। आई होप ये पूरा पार्ट क्लियर है। एक और बहुत मज़ेदार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो वो सारे कंसेप्ट यूज़ करता है जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो कुछ अप्लाई करिए, कुछ सोचिए, बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप क्लिक कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है। इस एक्सप्रेशन को उसने पी के इक्वल कहा है, और आपसे पी का वो रेंज पूछ रहा है कि पी कहाँ से कहाँ तक है। काफ़ी हद तक सॉर्टेड है 1 to 1 2, लेकिन कहाँ इक्वल कहाँ नहीं, ग्रेटर देन लेस देन, बस ये थोड़ा केयरफुली सोचना है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और एक और ज़रूरी बात आपसे वो कह रहा है कि ए बी और सी जो है वो किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी और सी जो है वो किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं। एक छोटी सी बात जो मैं कह देना चाह रहा हूँ, बस इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको एक हिंट मैं देना चाह रहा हूँ कि सर मान लो अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स इमेजिन दैट वी हैव अ ट्रायंगल, लेट्स से सर वी हैव अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है सर, है ना। और इस ट्रायंगल में हम जानते हैं कि सर लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की ये साइड्स हैं, लेट्स से ये है साइड, ये आपके क्या है ऑफ कोर्स वर्टाइसेस, तो ये साइड्स होंगी, ये क्या होगी स्मॉल ए, ये होगी स्मॉल बी, और ये होगी ऑफ कोर्स क्या स्मॉल सी। आई होप ये बातें आपको पता है। आई होप आपको एक बहुत ज़रूरी बात ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में पता होगी कि सर किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। क्या आपको ये बात पता है कि सर किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर उसके इक्वल रहा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, कोलिनियर हो जाएंगे, उससे छोटा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो क्या यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी एक साइड हमेशा, अगर मैंने बी को उधर शिफ्ट किया तो कोई भी एक साइड हमेशा उन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा होती है। मैं फिर से कहता हूँ ये बात, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। हाँ बिल्कुल सही, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। पहली बात, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ये पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे अपनी ब्रेन में अपने लैंग्वेज में समझ सकते हो। मान लो ये पॉइंट है ए, है ना, ये पॉइंट है सी, और बीच में कहीं पॉइंट है बी डैश, है ना। तो सोच के बताओ स्टूडेंट्स, अगर ए बी डैश मैं निकालता हूँ और उसमें बी डैश सी करता हूँ तो कहना इसे सर वो आ जाता है ए सी, बिल्कुल आ जाएगा ए सी। लेकिन अगर बी डैश को थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे लिफ्ट अप किया, जैसे मैंने कहीं ऊपर ही लिफ्ट किया, थोड़ा सा ऊपर ही लिफ्ट किया है ना, तो यहाँ बी डैश को ऊपर लिफ्ट किया और इसे मैं कह देता हूँ बी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ ए बी प्लस बी सी, सो डू यू रियलाइज कि सर जो ए बी प्लस बी सी आएगा, चूँकि अब आप डायगोनल चले गए तो ऑफकोर्स ये लेंथ इस लेंथ से तो ज़्यादा होगी, तो ए बी जो है और बी सी जो है, अगर ये जो आप सम करोगे वो ऑफकोर्स ए सी से तो ज़्यादा होगा। क्या बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ए बी जो है वो ए बी डैश से ज़्यादा है और जो बी सी है वो बी सी मतलब बी डैश सी से ज़्यादा है। तो बस इसी तर्ज पर मैं कहूँगा कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो इसी से आप ये भी कहोगे कि कोई भी साइड एक जो होती है वो दोनों साइड्स के डिफरेंस से भी ज़्यादा होती है, या उल्टा किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा किसी तीसरी साइड से हमेशा कम होता है। पहली हिंट इस क्वेश्चन में आप ये यूज़ करेंगे, पहली हिंट आप इस क्वेश्चन में ये यूज़ करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। दूसरी हिंट जो आपको यूज़ करनी चाहिए वो ये परफेक्ट स्क्वायर्स का कंसेप्ट। क्या आपको याद है स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 परफेक्ट स्क्वायर्स आपके पास हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर का सम हमेशा सर या तो 0 या 0 से ज़्यादा होगा? बस ये दो हिंट्स ट्राई करिए, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और दोनों बातें बताइए कि आपने कैसे इन हिंट्स को अप्लाई किया, क्या ट्राई किया और कैसे सोचा, और आप क्या आंसर लेकर आए। दोनों बातें कमेंट्स में लिखिए, फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, क्या लिखा है, क्या करना है, क्या सोचना है, इसी पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो समझते हैं ए बी सी 3 साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, और वो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इस पी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। क्या इस एक्सप्रेशन पे कुछ बात की जा सकती है? सर कोशिश करिए, बात की जा सकती है। जैसे सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ ये कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर मैं आपसे कहता ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, तो कहना है इसे कि सर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ ये एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर बेशक आप कह सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। बड़ी साधारण सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब स्टूडेंट्स कि अगर आप इसे एक्सप्लोर करो तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स 2ab। आई एम रियली सॉरी, इट वुड बी माइनस 2ab। आप देखिएगा बहुत ध्यान से। सर आगे क्या बोल सकते हो? सर यहाँ लिखेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। फिर क्या दिखेगा? फिर दिखेगा सर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac या सी ए, जो भी आप कहना चाहें। और सर ये एक्सप्रेशन भी हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। अब आप एक बात नोटिस करो स्टूडेंट्स, कि आपको यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर। कहना ऐसे हर टर्म में एक 2 दिख रहा है। देखो 2 यहाँ भी 2 है, वहाँ भी 2 है, तो ओवरऑल 2 कॉमन ले लिया हमने। तो 2 कॉमन लिया तो बचा क्या? जैसे ही 2 कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है? माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 उस तरफ शिफ्ट किया तो 0/2 कितना हो जाएगा? 0। क्या बड़ी बेसिक सी बात समझ आई? एक छोटा सा काम, क्या ए बी बी सी और सी ए को उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? आई थिंक करना चाहिए सर। आप कहीं कुछ तो निकाल पा रहे हो। तो अगर बोला तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या मैं दोनों साइड्स को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर सकता हूँ? सर आपने तो सिखाया था कि इनइक्वालिटी में ऐसे ही आप रैंडमली किसी भी वेरिएबल से दोनों साइड डिवाइड नहीं करोगे। हाँ सिखाया था।
आप वेरिएबल से तब डिवाइड नहीं करोगे जब आपको वेरिएबल का साइन ना पता हो। यहाँ पर वेरिएबल का साइन आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि ए बी सी साइड्स की लेंथ है यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज के प्रोडक्ट्स का सम भी तो पॉजिटिव होगा, तो आप दोनों साइड्स को किसी पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करें, और जब ऐसा करें तो साइन पे कोई अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो इस वजह से अगर मैं दोनों साइड्स को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड करता हूँ तो क्या मैं पहले रिजल्ट की तरफ पहुँच चुका हूँ? यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अगर हमने इसे डिवाइड किया किससे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ऑफकोर्स राइट हैंड साइड पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा है, उसे उसी से डिवाइड किया तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा 1। तो सर पहला कंक्लूजन तो आप निकाल पाए कि ये जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है? यही तो आपका पी है। तो सर पी ऑफकोर्स 1 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन डी ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी या ऑप्शन सी तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। क्या ये बात आपको समझ आई? अब सर बस ये देखना है कि 2 तक कैसे पहुंचना है। अब 2 तक पहुंचने के लिए जो मैं आपको हिंट देने की कोशिश कर रहा था वो बड़ी सिंपल सी थी। स्टूडेंट्स याद करो क्या थी हिंट? हमने सीखा था कि किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस है, किन्हीं भी जो दो साइड्स का डिफरेंस है वो हमेशा कम होता है तीसरी साइड से। क्या ये बात आपको याद है? आई होप आप, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, किन्हीं भी जो दो साइड्स का डिफरेंस होता है वो हमेशा तीसरी साइड से कम होता है। अगर आप ये हिंट याद कर पा रहे हो स्टूडेंट, देखो जल्दी से ध्यान से, हमने देखा था ना किन्हीं भी दो साइड्स का डिफरेंस होता है वो हमेशा कम होता है तीसरी साइड से। बस इस प्रॉपर्टी को लगाइए स्टूडेंट्स। कैसे? सर अगर ए माइनस बी, एंड ऑफकोर्स मैं मान ले रहा हूँ कि कुछ एक ऑर्डर है, मैं एक अजम्पशन पे काम कर ले रहा हूँ, है ना। दूसरी बात, अगर ए माइनस बी सी से छोटा है तो एक और काम कर लेते हैं सर, बी माइनस सी जो होगा वो लेट्स से ऑफकोर्स ए से छोटा होगा, और जो सर सी माइनस ए होगा वो ऑफकोर्स किससे छोटा होगा? बी से। अगर मैं इन तीनों के दोनों तरफ मतलब इधर और इधर स्क्वायर भी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो इसका स्क्वायर भी इससे छोटा होगा। बड़ी अंडरस्टूड सी, आई होप ये बात है, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन से दूर करना चाहूँ तो मैं एक सही ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको समझा देता हूँ कि सर हम मान लेते हैं, हम एक एजम्पशन पे काम करते हैं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा कि हम मान लेते हैं कि सर ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। इससे क्या होगा सुनिएगा, जब आप सी से छोटा लिखेंगे तो मैं इस तरफ कोई पॉजिटिव वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, आप बात समझ पा रहे हो। तो मुझे लिखना है बी और ए का डिफरेंस, लेकिन कौन सी बड़ी वैल्यू है? सर बी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी माइनस ए। मैं दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज रखना चाह रहा हूँ। आई होप आप रीजन समझ पा रहे हो, क्योंकि फिर मैं स्क्वायर करूँगा। सर फिर क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है ना। आप रैंडमली ऐसे ही दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते इनइक्वालिटी में वेरिएबल्स का, आपको पता होना चाहिए, है ना। सर वहाँ दिख रहा है क्या? ए के लिए कौन? सी और बी से डील करना है। तो सर आप एक काम करो, सी में से बी को सबट्रैक्ट करो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और बी के लिए किससे डील करना है? ए और सी से। ए और सी में आप सी में से ए को सबट्रैक्ट करो। बहुत बड़ा काम नहीं किया, बस उससे मेरी सहूलियत बढ़ गई। यहाँ पे मैं रैंडम सी गलतियाँ करने से बच गया। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो बात सॉर्ट आउट हो ही जानी है। यानी अगर इस तरफ स्क्वायर किया तो ये क्या दिखेगा? सुनिए ध्यान से सर, ये दिखेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये क्या हो जा रहा है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab इज़ लेस देन वॉट? इज़ लेस देन सी स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ आई? आई होप ये बात आपको समझ आई और इसमें कोई डाउट या परेशानी आप में से किसी भी स्टूडेंट को मेरे ख्याल से नहीं है। सर यहाँ पे क्या? तो यहाँ पे क्या दिखेगा? अगर यहाँ पे आप देखें तो ये दिखेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2bc इज लेस देन ऑफकोर्स व्हाट? इज लेस देन ऑफकोर्स ए स्क्वायर। क्या ये रिजल्ट आपको समझ आ रहा है? सिमिलरली अगर यहाँ स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर करने से क्या होगा? सर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, दैट विल बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac दैट इज लेस देन बी स्क्वायर। क्या ये तीनों बातें आपको समझ आ रही हैं? आई होप हमने सही लिखा है सब कुछ, बिल्कुल सही। अब मैं एक छोटा सा काम ये करता हूँ स्टूडेंट्स, इफ आई कॉल देम इक्वेशंस, मतलब लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, let's call it equation 2 and let's call it equation 3. If I add all these three equations, अगर मैं equation 1, equation 2 और equation 3 को ऐड करूँ, आई होप हमेशा इन इक्वेशंस में कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड्स को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा उस पर बात करेंगे। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड किया तो देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर मिलना तो तय है। बिल्कुल सर, ये तो मिलना तय है ना। और क्या मिलेगा सर? और ये मिलेगा 2ab, 2bc, 2c है ना। तो सुनिएगा ध्यान से सर, लेफ्ट हैंड साइड पे वापस वही ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल जा रहा है। कैसा मिल रहा है? बहुत ध्यान सुनना, इस बार थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी हो जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रहा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, है ना। ये आपको मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर। क्या ये बात समझ आ रही? लेस देन व्हाट? a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। सो दिस इज लेस देन व्हाट? a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है? एंड आई थिंक सर इसको भी आप इधर शिफ्ट ही कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। मतलब मेरे ख्याल से आप सीधा सीधा इसको शिफ्ट कर लो तो चीज़ें कैसी दिखेंगी, सुनिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। सर शिफ्ट अगर आपने किया तो वही ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहली बात यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं -2ab -2bc -2ca का -2 कॉमन ले सकता हूँ? खैर इसका -2 बाद में कॉमन ले लेंगे। इस पूरे पार्ट को अगर उधर शिफ्ट किया तो ये हो जाता है 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस ca। और क्या मैं सर वापस ab प्लस bc प्लस ca से पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा डिवाइड कर सकता हूँ? आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और उससे कहाँ हम जाने वाले हैं। सर जैसे ही आप ये करते हो तो आपको क्या दिखता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस तरफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से ये कैंसिल तो बच क्या जाता है 2। और क्यों डिवाइड कर पाई? क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इन इक्वेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर ये जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस ये जो कि पी है वो अगर 2 से छोटा है तो मेरे ख्याल से 2 के इक्वल तो नहीं है ना? सर नहीं है। और अगर 2 के इक्वल नहीं है तो उस वजह से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड होता है और आप कहेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप बहुत सुलझा हुआ सा, सीधा सा, डायरेक्ट सा, इजी सा क्वेश्चन था जो आप वर्कआउट कर पाए। इसमें कोई डिफिकल्टी मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को नहीं आई है। क्या ये पूरा सोल्यूशन आपको समझ आया? 2 चीज़ें यूज़ की हमने स्टूडेंट्स, कौन सी? एक तो हमने यूज़ किया परफेक्ट स्क्वायर का कंसेप्ट। आई होप ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता है। और दूसरा, ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी कि किन्हीं भी 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ज़्यादा, और इसी का कंक्लूजन क्या कि किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। मतलब अगर मैं उसे सी माइनस बी भी लिखूँ तो लिख सकता हूँ। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती है क्योंकि ट्रायंगल के साइड्स के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है। मेरा यकीन है कि ये एक नई लर्निंग आपने ज़रूर इम्पार्ट की है। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, और एक और क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। और ज़रा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालें, सो दिस इज़ योर अनदर क्वेश्चन। सेम समेशन का साइन यूज़ हो रहा है, वैसी ही कुछ चीज़ें हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब वर्कआउट कर पाओगे। बहुत टफ ये क्वेश्चन नहीं है, बस इसे थोड़ा ध्यान से देखो, फॉर्मूले लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। मेरा सीधा सा कहना ही है कि आप इस एक्सप्रेशन पे काम करिए, समेशन cos 3a, बस इसको वर्कआउट करो। ठीक है सर, इसे ही सोचते हैं। जब लिखा है समेशन cos 3a तो वही बात, समेशन का क्या मतलब? सर ट्रायंगल ABC में कितने एंगल्स? 3 ABC। तो जब लिख रहा है वो समेशन cos 3a तो cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c, वो ये कहना चाह रहा है। क्या आप ये जनरलाइजेशन समझ पा रहे हो कि समेशन साइन को कैसे ब्रेक किया जाता है, कैसे से वर्कआउट किया जाता है? तो जब आपसे कोई कह रहा है समेशन किस पर स्टूडेंट्स, cos 3a पर, और ये किस में बात हो रही है सर? ट्रायंगल ABC में। तो जब बात कर रहा है वो ट्रायंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो एक और एंगल आ जाता, बट चूंकि ट्रायंगल है तो 3 ही एंगल्स हैं। तो आप इसे जनरलाइज करके लिखोगे क्या कि सर cos 3a पर जब समेशन लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है cos 3a प्लस cos 3b प्लस ऑफ कोर्स cos 3c। अच्छा, एक और बात आप पता है मिस कर गए, एक और बात आप मिस कर गए। सोचना कि सर जब बात थी ट्रायंगल की, जब एक ट्रायंगल है ABC में, तो क्या आपने ये सोचा कि सर हाँ तीनों एंगल्स का सम जो हो जाने वाला है वो है पाई? तो ये क्लू तो यूज़ करनी है, इसीलिए तो ये चैप्टर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है, यहाँ पर ये कंडीशन तो अप्लाई होती है। तो एक हिंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको दी होती है जब बात किसी ट्रायंगल की होती है जिसे आप ठीक से नहीं पढ़ रहे होते हो, है ना? तो ट्रिगो में ये अप्लाई करना मत भूलना। कंडीशंस क्या कि एंगल्स का सम उस पॉलीगन के अकॉर्डिंग होता है ना? जैसे ट्रायंगल है तो 180, क्वाड्रिलेटरल है तो 360, और इस तरीके से हम और बातें करेंगे इस बारे में कि एंगल्स का सम कैसे वर्कआउट करते हैं। खैर फिलहाल अगर इस क्वेश्चन पर फोकस करें तो मेरे ख्याल से सर मुझे जो दिख रहा है वो cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, शायद बात बन जाए। तो cos c प्लस cos d क्या होता है सर? वो हो जाता है क्या सर? वो हो जाता है 2 cos c प्लस d बाई 2। सो दैट्स कितना? 3a प्लस 3b बाई 2। 3 कॉमन ले लिया तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 3/2 टाइम्स a प्लस b। आई होप ये बात आप समझ पाए। इनटू cos c माइनस d बाई 2। तो cos c माइनस d मतलब क्या? 3a माइनस 3b, दैट्स 3 कॉमन, तो 3/2 टाइम्स a माइनस b। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है, ये भूले नहीं हैं आप। और ऑफ कोर्स सर cos 3c का क्या करें? cos 3c को कैसे वर्कआउट करें? तो एक हिंट मैं आपको देता हूँ, याद करो स्टूडेंट्स। आप ऐसे सोचो, क्या आपको याद है हमने पढ़ा था cos 2 थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स? सर cos थीटा हुआ करता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या इसकी हम हेल्प ले सकते हैं? कोशिश ज़रूर कर सकते हैं स्टूडेंट। जैसे ही cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में लिखने की कोशिश की तो सर यहाँ पे 2 थीटा थोड़ी है सर, यहाँ पर तो 3 थीटा है। बट मैं चाहता हूँ वैसा ही फॉर्मूला यूज़ करें, उससे फ़ायदा क्या होगा वो समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे cos जो है वो ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है। कैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? सुनिएगा। बाय द वे ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है? ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 के इक्वल। तो हम इसे आखिरी में 1 के इक्वल रख लेंगे। मेरे ख्याल से वो काम हम लास्ट में कर लेंगे, या चलो हाथों हाथ कर ही लेते हैं। वो कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल है? ये एक्सप्रेशन है 1 के इक्वल। क्या बात आपको
आपको समझ आई। मेरे ख्याल से अगर एक छोटा सा काम और आप करें तो क्या आपको ये वर्जन भी याद है स्टूडेंट्स की cos 2 थीटा जो होता है सर वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी होता है। मतलब जो भी यहाँ एंगल होता है उसका आप हाफ कर देते हो। ये दोनों वर्जन्स आपको याद होंगे। अगर ये दोनों वर्जन्स पे मैं आपसे बात करूँ तो इक्वल 1 लगाने से पहले मुझे इसको और वर्कआउट करना है। सो क्या मैं cos 3c को क्या लिख सकता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा है यानी 3c, तो 3c का हाफ कितना होगा सर, ये हो जाने वाला है 3/2 टाइम्स c। सर ये a प्लस बी और ये c, क्या आपको क्लिक किया? आई होप आपको क्लिक किया। इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1। आई होप आप चीज़ें आप सोच पा रहे हो। सर पहला काम तो ये कि आप ये 1 से 1 कैंसिल कर दो, ये बहुत बॉदर कर रहा है। और क्या, और एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी को कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आपने आप सोचा होता तो आप कर सकते हो क्या? सर ध्यान से देखो, ये एक्चुअली a प्लस बी नहीं है, ये a प्लस बी बाई 2 है अगर आप ध्यान से देख पाओ तो, और टेक्निकली वो 3/2 भी वहाँ पर है। तो हमें इस 3/2 से मुक्ति पानी है, हमें इस 3/2 का टेंशन खत्म करना है। कर सकते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं कैसे सोचूंगा इस पे बात करते हैं। सुनिए सर, यहाँ पे लिखा है a प्लस बी प्लस इज इक्वल टू पाई, है ना? तो हमें a प्लस बी अगर लिखा हुआ है तो क्या मैं इस तरफ लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट? पाई माइनस सी। क्या इस बात में कोई कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई थिंक बहुत डिफिकल्ट सी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। अब सर अगर दोनों तरफ मैंने क्या किया, अगर मैं इस 3/2 से मुक्ति पाना चाह रहा हूँ, मैं इस 3/2 को रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, इस पर काम करते हैं। सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, क्या सबसे पहले इस साइन 3/2, है ना, रियली सॉरी, साइन 3/2 सी स्क्वायर भी करना होगा, या ऑफकोर्स पूरा यस 3/2 सी स्क्वायर पूरा लिखना होगा। आई होप आपको याद आ रहा है। एम रियली सॉरी, स्क्वायर यहाँ नहीं, वो स्क्वायर यहाँ आएगा, तो मैं इसके ऊपर ऐसा स्क्वायर लगा दूँ। आई होप ये बात आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लग रही है। वो स्क्वायर वहाँ नहीं लगा सकते, वरना वो आपको सी स्क्वायर लगेगा, तो ओवरऑल पूरे इस एक्सप्रेशन का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। वो स्क्वायर यहाँ भी लगा सकता था, पर वो 2 और 3 से आप कंफ्यूज जाएंगे, उससे 23 शायद आप पढ़ लें। तो क्या ये पार्ट आपको समझ आया? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे फिगर आउट करेंगे, बस ये सोच लो, और आपको हिंट मैंने लिख कर दे दी है कि यहाँ से कुछ सोचना है, बस एक स्टेप और आपका एक पार्ट कॉमन आके आंसर आ जाएगा। एक बार और फॉर्मूला लगा के एक बार बस इस स्टेप को वर्कआउट करिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप खुद से ट्राई करें स्टूडेंट। अब बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसको सोच लो, क्योंकि ये और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, और इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे ही सोचा जाता है। जब ये cos 3 है, cos 3 भी cos 3 जैसा आता है, तो यही पार्ट आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, इस वाले पार्ट पे काम करते हैं। इस वाले पार्ट पे काम करने के लिए मैं इस वाले पार्ट की हेल्प ले रहा हूँ। मुझे दोनों तरफ 3/2 चाहिए ना, तो ठीक है, दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाने वाला है 3/2 टाइम्स a प्लस बी। लेकिन राइट हैंड साइड क्या होगा उसको समझते हैं। सर ये हो जाने वाला है 3π/2 माइनस 3/2 टाइम्स सी। अब क्या सर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3/2 किसका दिख रहा है सर? यहाँ पर जब आप 3/2 ले रहे हो तो वो दिख रहा है किसका? कॉस का। तो सर 3/2 टाइम्स जो a प्लस बी है, आप दोनों तरफ क्या ले लो? कॉस। मेरे ख्याल से वही सही रहेगा। तो जैसे ही दोनों तरफ कॉस लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर दिख रहा है कॉस ऑफ 3/2 टाइम्स a प्लस बी। लेकिन राइट हैंड साइड पर क्या दिख रहा है सर? राइट हैंड साइड पर दिख रहा है कॉस ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3π/2 माइनस 3/2 टाइम्स सी। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स? आई होप ये तो समझ आया। अभी क्या करना बोल रहा हूँ मैं, अभी समझो, ये तो जैसा है वैसा रखते हैं, बट राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखो, 3π/2, π/2 का कोई ऑड मल्टीपल, तो कॉस जो है वो π/2 के ऑड मल्टीपल के कारण साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो साइन और किस एंगल का? 3/2 टाइम्स सी का। बट अगर मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बस ये और बता दो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात। सर 3π/2 कहाँ होता है सर? ऊपर π/2, नीचे 3π/2, और 3π/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, 3π/2 से कुछ सब्ट्रैक्ट किया, आप कहाँ गए? थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड में तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाने वाला है? कॉस क्या हो जाने वाला है? नेगेटिव। तो सर टेक्निकली इन सिंपल लैंग्वेज ये जो लिखा हुआ है क्या? cos 3/2 टाइम्स a प्लस बी, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज माइनस ऑफ साइन 3/2 टाइम्स c। क्या ये बात आपको समझ आई? मतलब सर सिंपल सी बात आप ये कहना चाह रहे हो, ये जो लिखा है cos 3/2 टाइम्स a प्लस बी, आप इसे क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ साइन 3/2 टाइम्स सी। ठीक है सर, ऐसा कर लेते हैं। अगर ऐसा किया तो क्या दिखेगा, इस पे बात करते हैं। सुनिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, ये तो 2 लिखा है, इस 2 को एज इट इज रखते हैं। अब जो आपके पास लिखा है cos 3/2, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है cos 3/2 टाइम्स a प्लस बी, इसे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ? इसे मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस ऑफ साइन 3/2 टाइम्स c। तो माइनस ऑफ साइन 3/2 टाइम्स सी। क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है? ऑफ कोर्स एक छोटी सी बात और, cos 3/2 टाइम्स a माइनस बी तो है ही, उसे हम ऐसे ही रखते हैं। जैसे क्या रखते हैं? cos, आई एम रियली सॉरी, 3/2 टाइम्स a माइनस बी। क्या ये बात आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो रही है? आई होप ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? माइनस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? सर यहाँ पर लिखा है माइनस 2 टाइम्स साइन 3/2 टाइम्स सी का होल स्क्वायर। तो ये कितना लिखा है? माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए, 3/2 टाइम्स सी का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफकोर्स कितना 0। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन है? आई होप ये बहुत सॉर्टेड सी बात मैंने कही आपके सामने। अब क्या, अब एक छोटी सी चीज़ और आप ऑब्जर्व करिए, नोटिस करिए सर, -2 टाइम्स साइन 3/2, -2 टाइम्स साइन 3/2 सी जो है वो दोनों जगह से कॉमन आ सकता है। जैसे ही -2 कॉमन लिया तो उसको तो इधर ले जाके शिफ्ट करके 0 बना दिया। अब जो एक ज़रूरी क्रूशियल जो कंसिडरेबल पार्ट बच रहा है वो क्या बच रहा है? साइन 3/2 टाइम्स सी। जैसे ही आपने साइन 3/2 टाइम्स सी कॉमन लिया, साइन 3/2 टाइम्स सी कॉमन लिया, तो बच क्या जा रहा है अंदर, इस पे बात करते हैं। सर जो अंदर बचता है अब उसको बहुत ध्यान से देखिए। इस तरफ तो बच रहा है cos 3/2 टाइम्स a माइनस बी। ये कितना है स्टूडेंट्स? सर ये लिखा है cos 3/2 टाइम्स a माइनस बी। सर इसका क्या करें, इसका क्या करें? ये जो लिखा है साइन 3/2 टाइम्स सी, क्या मैं इसी को वापस, ये आई होप आपको समझ आ रहा है, प्लस लिखा हुआ है साइन 3/2 टाइम्स सी को क्या मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ? साइन 3/2 टाइम्स सी को माइनस ऑफ cos 3/2 टाइम्स a प्लस बी से रिप्लेस कर सकता हूँ। आई थिंक कर सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। तो जब यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये जो था कौन सा हमारा, ये वाला पार्ट कौन सा स्टूडेंट्स? साइन 3/2 टाइम्स सी है ना, ये 2 और ये -2 तो जा चुका है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस ऑफ, आई होप ये बात समझ आ रही है, माइनस ऑफ cos ऑफ 3/2 टाइम्स a प्लस बी से। मैंने 2 स्टेप्स एक साथ परफॉर्म किए। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। कोई भी स्टूडेंट इस डाउट में क्यों नहीं है कि स्क्वायर कहाँ गया, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये कॉमन लेकर बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे बच रहा है साइन 3/2 टाइम्स सी, उसे मैंने रिप्लेस किया है माइनस ऑफ cos ऑफ 3/2 टाइम्स a प्लस बी से। क्या इतना समझ आया स्टूडेंट्स? बस अब इसी पार्ट को रिजॉल्व करेंगे और वर्कआउट करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें कहाँ और कैसे जा रही हैं। पहला पार्ट तो साइन 3/2 टाइम्स c अलग से रखा हुआ है, अब ये रखा है cos c माइनस cos t। सर इसका क्या करें? मैं कह रहा हूँ अब ऐसे ट्रीट करने के बजाय इसको ऐसे ट्रीट कर लो, 3/2 टाइम्स a माइनस बी, 3/2 टाइम्स a प्लस बी। आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो ना, मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ सुनिए, यहाँ तो क्या लिखा है साइन 3/2 टाइम्स सी। अब बहुत ध्यान सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, cos a माइनस बी क्या होता है? ये सब भूल जाओ, आप तो ऐसे सोचो cos a माइनस बी क्या होता है? सर cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या बात आपको याद है? सर cos a प्लस b क्या होता है? सर cos a प्लस b जो होता है वो होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। लेकिन सर अगर cos a प्लस b के आगे माइनस लगा दो तो क्या बन जाता है? सर वो बन जाता है माइनस cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्या आप बात समझ पाए? यानी कि सर यहाँ पे जो cos a cos b है, यहाँ पे जो cos a cos b होगा और यहाँ जो माइनस cos a cos b वो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? सर यहाँ पे बचेगा साइन a साइन b, और ये माइनस माइनस वाला वो भी प्लस साइन a साइन b बन जाएगा। तो साइन a साइन b दो बार ऐड होकर क्या हो जाएंगे? सर वो जाएंगे 2 साइन a साइन b। लेकिन बस एक छोटा सा फर्क, जब ये दिखेगा तो यहाँ पर जो आपको साइन a दिखेगा वो सिर्फ a नहीं है, वो है 3/2 टाइम्स a। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो दिखेगा साइन ऑफ 3/2 टाइम्स a, और जो साइन b दिखेगा वो भी क्या दिखेगा? b नहीं दिखेगा, वो दिखेगा साइन ऑफ 3/2 टाइम्स b। एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ऑफ कोर्स कितना? 0, क्योंकि राइट हैंड साइड पर तो आई होप यू रिमेंबर क्या चल रहा था? 0। तो सर एक छोटा सा काम, इस 2 को भी उस तरफ शिफ्ट करके आप 0 कह सकते हो। मैं तो अब सीधे कंक्लूजन पे आ रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंक्लूजन पे आ रहा हूँ कि अगर 3 चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, 3 कौन? साइन 3/2 टाइम्स सी, साइन 3/2 टाइम्स a और साइन 3/2 टाइम्स b। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या आपको ये बात याद है कि सर हमने पढ़ा था कि अगर हमसे कभी भी कोई कहता है कि साइन थीटा 0 है, अगर हमसे कभी भी कोई कहता है कि साइन थीटा 0 है, तो थीटा किस कैटेगरी का होता है? सर थीटा एन पाई कैटेगरी का होता है। एन पाई यानी कैसा हो जाता है? सर 0 हो जाता है, पाई हो जाता है, ऐसा चलता चला जाता है। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अगर ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं ए बी सी तो पाई तक जाएंगे? नहीं, वो पाई तक नहीं जाएंगे, वो 0 या इसी कैटेगरी के होंगे। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? वो 0 या इसी कैटेगरी के एंगल्स होंगे। पर सर ए बी सी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ए बी सी नहीं है, आपके एंगल्स हैं 3/2 टाइम्स सी, 3/2 टाइम्स ए, 3/2 टाइम्स सी। तो सर ए बी सी पाई नहीं होंगे, बट 3/2 टाइम्स सी या 3/2 टाइम्स ए या 3/2 टाइम्स बी तो पाई हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स सर या तो 0 या पाई इस तरीके के एंगल होंगे, और 0 नहीं हो सकता सर। 3/2 टाइम्स ए अगर 0 हुआ मतलब ए 0 हो गया, और ए जैसे ही 0 हुआ तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सीधा सीधा कंक्लूजन सर बात शायद पाई पर आकर बॉइल डाउन होगी। क्या बात आप समझ पाए? यानी कि हमें पता चल रहा है सर साइन 3/2 टाइम्स सी या 3/2 टाइम्स ए या 3/2 टाइम्स बी, जो ये एंगल्स हैं इनमें से कोई सा भी एक एंगल या 2 एंगल, अगर मैं एक ही एंगल की बात करूं तो सर अगर ये पाई हुआ, क्योंकि पाई के बाद पाई से और बड़ा होगा तो समझना बात और बढ़ जाएगी। मैं अगर फिलहाल पाई तक ही बाउंड करके इसको सोचूं तो क्यों बाउंड करके सोच रहा हूँ इस पर भी बात करेंगे, पर अगर पाई पर ही सर रिस्ट्रिक्ट करके सोचूं तो 3/2 टाइम्स ए जो एंगल है यानी 3/2 टाइम्स बी भी हो सकता था, 3/2 टाइम्स सी भी हो सकता है, बट अभी फिलहाल सिर्फ ए के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। तो ये 3/2 टाइम्स ए जो है वो अगर पाई के इक्वल है तो ए कितना होगा? सर ए होगा 2 पाई/3। अब बात समझ पा रहे हो?
देखो 2π/3 कितना होगा सर, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, और 60 का डबल 120 डिग्री। अब एक ही एंगल ऑलरेडी 120 का हो गया, तो बाकी तो 120 तक जा ही नहीं सकते ना, वरना फिर ट्रायंगल कैसे रहेगा, तीनों एंगल्स का सम ही 180 डिग्री है। तो आप बात समझ पा रहे हो। तो सर या तो एंगल ए, या फिर एंगल बी, या फिर एंगल सी, इन तीनों में से कोई एक एंगल 120 डिग्री होना है। क्योंकि अगर आपने यहाँ 2π ले लिया होता तो आपकी बात और बिगड़ जाती, बात और आगे चली जाती। क्या आप बात समझ पा रहे हो। तो ऑफकोर्स हम 120 लेना ही अफोर्ड कर सकते हैं मैक्सिमम, और 0 तो एनीवे नहीं लेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कोई ना कोई एक एंगल 120 डिग्री होगा। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि सर इस ट्रायंगल में कोई ना कोई एक एंगल 120 डिग्री है, तो सर इक्विलैटरल तो नहीं है, क्योंकि 120 हो गया, तीनों 60 होने थे। एन एक्यूट एंगल्ड स्केलियन ट्रायंगल, सर एक्यूट का पता नहीं, अभी एक्यूट का नहीं पता, पर एक बात तो पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल तो है। स्केलियन वगैरह सब कहानी अलग है। ऑब्ट्यूस क्यों है, क्योंकि सर एक एंगल 120 डिग्री है, बस बात खत्म। तो अगर एक राइट एंगल नहीं बनने वाला है, क्योंकि जब ऑलरेडी एक 120 आ गया है तो बचा कितना 60। अब 60 में 90 कहाँ ढूंढोगे, तो ऑप्शन डी भी नहीं होना है। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन सी शुड बी दी करेक्ट आंसर। और एक्यूट एंगल क्यों होगा, एक्यूट एंगल क्यों होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल तो ऐसा दिखता है ना, कोई छोटा सा बड़ा सा सिंपल सा। एक्यूट एंगल की बात ही नहीं आ रही है, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि स्केलिन पे आप कमेंट नहीं कर पाओगे ना अभी स्केलिन। और स्केलिन तो एनीवे वो हो सकता है, वो आइसोसेलेस भी तो हो सकता है। अगर एक 120 है तो बाकी दोनों 30-30 भी तो हो सकते हैं, तो वहाँ से भी बात बन सकती है। तो आप स्केलिन ही क्यों कहोगे इसे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऑफ कोर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी दैट इट इज गोइंग टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि सर एंगल 120 डिग्री है। और कैसे आ रहा है, इस प्रॉपर्टी को अगर थोड़ा हमने गहराइयों में बारीकी में जाके देखा तो हमें कुछ तो दिखा। तो कहानी आई होप समझ आ रही है। इनको कैसे यूज़ करना है, इन कंसेप्ट को कैसे वर्कआउट करना है, इनसे कैसे चीज़ें निकालनी है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपको कई सारी बारीकियाँ, इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पता चली होंगी, मेरा ऐसा यकीन है। और अगर ये समझ आए तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन हिंट होगी सर इसमें, कोसाइन रूल। मेरा यकीन करिए, कोसाइन रूल याद कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, कोसाइन रूल अप्लाई करिए, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कैसे करना है बता दिया है, क्या आंसर ये बता दो, आई विल बी रियली हैप्पी। गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स क्विकली बाय योरसेल्फ। आई होप आपने कमेंट में ज़रूर लिखा होगा इसका आंसर, कि क्या आंसर आप निकाल पाए। ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में कि इस क्वेश्चन को आप कैसे फिगर आउट कर सकते हो। मेरा कहना है, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरा कहना है द साइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। ये क्या कह रहा है, साइंस ऑफ द ट्रायंगल, साइंस ऑफ द एंगल। तो साइन रेशियो क्या होता है सर, साइन रूल जो होता है वो होता है A/sin A इज इक्वल टू B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि सर साइंस ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:5:6। तो सर जो एंगल्स हैं उनके साइन जो हैं, जैसे कि सर अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, साइन A इज टू साइन B इज टू साइन C, ये जो सर तीनों के जो रेशोज़ हैं, उन एंगल्स के साइंस के जो रेशो है वो है 4:5:6। अगर सर वो है 4:5:6, अगर वो रेशो है 4:5:6, तो क्या मैं साइन A को 4 के, साइन B को 5 के और साइन C को 6 के मान सकता हूँ। आई होप बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिल्कुल आप मान सकते हो। सर अगर साइन A को 4 के, साइन B को 5 के और साइन C को 6 के माना, तो यहाँ से एक बात ज़रूरी हम ये निकाल सकते हैं कि ऑफकोर्स सर अगर ये 4 के, 5 के और 6 के हैं, अगर ये 4 के, 5 के और 6 के हैं, मतलब अगर ये इस रेशो में है, तो मान लो ये हम जानते हैं सर किसके इक्वल होता है, सर ये हमेशा 2R के इक्वल होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात बताओ स्टूडेंट्स, A क्या होगा सर, A हो जाएगा क्या 2R टाइम्स 4 के, क्या बात आपको समझ आ रही। अच्छा बताओ B कितना हो जाएगा, सर B हो जाएगा 2R टाइम्स 5 के, क्या बात आपको समझ आ रही। और अच्छा बताओ C कितना हो जाएगा, सर C हो जाएगा 2R टाइम्स 6 के। अरे जब साइन इनके A और B और C के जो 4 के, 5 के और 6 के हैं, अगर ये वैल्यू हमने निकाली, तो A B C जो साइड्स हैं वो क्या होगी, 2R इंटू साइन है, B साइड क्या होगी 2R इंटू साइन B और C साइड क्या होगी 2R इंटू साइन C। तो साइन A, साइन B और साइन C की जो हमने वैल्यू मानी है 4 के, 5 के, 6 के, ऐसे आ जाएगी। बस सर ये सारी बातें आप छोड़िए, मुझे तो आप A:B:C बता दीजिए। तो A, B और C किस रेशो में होंगे, तो आप सीधा सीधा देख पाओ ना सर, सब में 2R दिख रहा है, सब में K दिख रहा है, तो A B C में भी क्या रेशो होगा 4:5:6। सर इतना घुमा फिरा के क्यों बोला, मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूँ घुमा फिरा के क्यों बोला, जब साइन A, साइन B, साइन C जिस रेशो में है, उसी रेशो में तो साइड्स होंगी A B C। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। वो कह रहा था कि आपने किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स के साइन लिए और उनके जो रेशो है वो है 4:5:6। तो जिस रेशो में साइन होंगे उसी रेशो में तो उनकी साइड्स होंगी। तो अगर साइन जो है वो 4:5:6 रेशो में है, तो इनके एंगल्स से के कारण जो वैल्यूज़ होंगी साइड्स की, उनका रेशो भी तो 4:5:6 होगा। क्या पहला कंक्लूजन समझ आया। आई होप इसमें कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर अगर साइड A को आप कहते हो 4 लैम्डा, साइड B को आप कहते हो 5 लैम्डा, तो आप साइड C को क्या कह सकते हो 6 लैम्डा।
क्या इसमें कोई डाउट है? लेकिन सर सवाल तो कुछ और था, सवाल तो ये था ही नहीं, ये तो बस सिंपल सी बात थी जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अब क्या, अब बात यह है कि सर आप कोसाइंस किस रेशो में, कोसाइन मतलब उन एंगल्स के कोसाइन किस रेशो में, उन एंगल्स के कोसाइन किस रेशो में, मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी। क्या ये मैं आपको सिखाऊं? ये तो आप मुझे सिखा सकते हो स्टूडेंट्स। जैसे कि सर अगर शुरू करें कॉस ए से, तो कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो बी स्क्वायर यानी क्या, 5 लैम्डा का स्क्वायर यानी कितना, 25 लैम्डा स्क्वायर। क्या बात आपको समझ आई? प्लस सी स्क्वायर यानी कितना, 6 लैम्डा का स्क्वायर, दैट्स 36 लैम्डा स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर 4 लैम्डा का स्क्वायर यानी कितना, 16 लैम्डा स्क्वायर, अपॉन में कितना सर, अपॉन में 2bc, bc यानी 5 इंटू 6 इंटू लैम्डा 10 लैम्डा स्क्वायर। क्या आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है कि सर सीधी सी बात है, यहाँ से लैम्डा लैम्डा लैम्डा, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन लेके पूरा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाने वाला है। तो कहना है इसे कि कॉस बी और कॉस सी निकालते हुए लैम्डा ना ही कंसिडर करें तो बात बन जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि सर एक काम करते हैं, लैम्डा कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर अब मैंने कॉस बी निकाला होता तो कॉस बी क्या आएगा, सुनिएगा सर, कॉस बी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 है ना, और सी का स्क्वायर यानी 36 माइनस बी का स्क्वायर यानी कितना, 25 डिवाइडेड बाय कितना, बी है ना, तो 2ac, सो 2 इंटू 4 इंटू 6। क्या ये बात आपको समझ आई? बड़ी सुलझी सी बातें मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। अब आगे क्या, कॉस सी, तो सी के लिए मुझे पहले तो ए और बी चाहिए होंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी यानी 36 का स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अपॉन 2 इंटू कितना, ए बी, तो 4 इंटू 5 आप यहाँ लिखेंगे। क्या ये पूरा पैटर्न आप आसानी से रिकग्नाइज कर पा रहे हो? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है मैं कह रहा हूँ। क्या मैं यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हटा ही सकता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन हट जाए? आई होप इसको ऐसा कर देने से आपको कोई परेशानी नहीं है ना। अब क्या, अब आई थिंक सर चीज़ें आसान है, अगर आप चीज़ें सोच पाएँ तो बहुत हद तक चीज़ें बहुत हद तक सिमिलर है। जैसे कि कैसे, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर यहाँ पे अगर किया तो 36 में से 16 पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 36 में से अगर 16 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जा रहा है, 30 और 10 20 है ना, और 25 में 20 जैसे ही ऐड किया, 25 में 20 जैसे ऐड किया तो कितना हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है 45। तो न्यूमरेटर में यहाँ कितना लिखा है सर, यहाँ लिखा हुआ है 45। व्हाट अबाउट दिस कॉस बी, कॉस बी में भी वैसे ही सोच लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से। सर 36 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया तो 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 31, 31 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना स्टूडेंट्स 11, 11 में 16 ऐड किया, बहुत ध्यान सुनिएगा, 11 में 16 ऐड किया तो कितना 27 आई बिलीव। क्या ये बात आपको समझ आई? तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना होगा सर, यहाँ पर न्यूमरेटर होगा 27। आई होप इस बात ने आपको ज़्यादा बॉदर या परेशान नहीं किया। अभी क्या, अभी और ध्यान से देखते जाइए, बहुत ध्यान से देखना। अगेन 25 और 16 का सम पहले कर लो या पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। तो एक काम करते हैं सर, 16 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 30, और 30 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 20। अब ये है -20 और ये है 25, 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना 5। तो ये कितना दिखेगा स्टूडेंट सर, ये दिखेगा आपको क्लियरली 5। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही। अभी कैंसिल करना प्लीज़ अवॉइड करिएगा, कैंसिल करना इसलिए अवॉइड करिएगा क्योंकि समझना बात को। सर यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 और 6, यहाँ पे दिख रहा है 4 और 6, और यहाँ पे दिख रहा है 4 और 5। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्या तीनों तरफ अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो इनको कैंसिल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सब जगह देखो 2 2 2 दिख रहा है, मुझे चाहिए इनका रेशो है ना, मुझे चाहिए cos A इस टू cos B इस टू cos T। आई होप मैं मैथमेटिकली नहीं लिख रहा हूँ जैसे रूल हम फॉलो करते हैं, बस मैं आपको शॉर्टकट में करना सिखा रहा हूँ कि देखो यहीं पे हम चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो पहले तो क्या, मैं इस 2 को इस 2 से और इस 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं कुछ कैंसिल कर रहा हूँ तो सब जगह से कैंसिल कर रहा हूँ। अच्छा एक और बात सुनिए ध्यान से, सर कहीं 4 दिख रहा है तो कहीं 2 जगह 6 दिख रहा है, कहीं 2 जगह 5 दिख रहा है, मुझे 4 5 6 चाहिए है ना। तो एक छोटा सा काम ही कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, क्या मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? आई थिंक ये बात ने परेशान नहीं किया। ऐसा करने से क्या हो, सर तीनों के डिनोमिनेटर में 4 5 6 हमें दिख गया। तीनों के डिनोमिनेटर में जैसे ही 4 5 6 दिखा तो आपने रेशो की टर्म्स में तीनों जगह से उसे भी कैंसिल कर दिया। सर अब कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, अब अगर चीज़ें ऐसी दिख रही हैं तो सर सबसे पहले मुझे 5 दिख रहा है तीनों जगह, क्योंकि देखो यहाँ से 5 कैंसिल किया तो 5 हट गया, यहाँ से 5 कैंसिल किया तो 5 हट गया, और 5 का 45 कितना टाइम्स होता है सर? 5 का 45 9 टाइम्स होता है। सर कुछ और भी कैंसिल हो सकता है क्या? आई थिंक 3 और मुझे दिख रहा है। क्यों सर? 6 जो होता है वो 3 का 2 टाइम्स होता है। 27 जो होता है 27 3 का कितना टाइम्स होता है सर? ये 9 टाइम्स होता है। और 9 जो होता है वो 3 का 3 टाइम्स होता है। रियली सॉरी, 9 जो होता है वो 3 का 3 टाइम्स होता है, तो हो जाने वाला है 3 इंटू 4। आई थिंक सर इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का स्कोप मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12।
तो आई होप अब आपके सामने आंसर है कि cos A इज टू cos B इज टू cos T जो होगा वो होगा 12:9:2, यानी आपका आंसर क्या आप मार्क करेंगे 12:9:2, यानी ऑप्शन बी। बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट रूल क्वेश्चन नहीं था, सीधा सीधा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जहाँ पे आपको क्या यूज़ करने थे, आपको दो रूल यूज़ करने थे। कौन से? एक तो आपका साइन रूल और ऑफ कोर्स कौन सा? कोसाइन रूल। तो ये दोनों रूल्स को मर्ज करके इस क्वेश्चन में पूछा गया। आई होप आप अब IIT JEE जैसे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को, इस तरीके के कंसेप्ट को यूज होता देख के घबराएंगे नहीं। आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये दोनों रूल रहेंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल। और मेरा मोटिव और इंटेंट यही है कि मैं इन कंसेप्ट्स को इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके ब्रेन में कंसोलिडेट करवा दूं, ताकि आप कभी भी इन कंसेप्ट्स को किसी भी हाल में ना भूलें। अगर यहाँ तक चीज़ें समझ आई हैं तो कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट्स पर। अगर एक और क्वेश्चन देखें तो ये IIT JEE मेंस ने 2013 में पूछा था। बहुत शानदार, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको कई सारी इंट्रिकेसीज, न्यूएंसेस या बारीकियाँ क्वेश्चन सिखाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं स्टूडेंट, समझेगा, हम साथ में ही ट्राई करते हैं। आप देखेंगे और आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ सर, ऑफकोर्स ये बहुत टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। सर ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है। आई होप आप जानते हैं ट्रेपेजियम क्या होता है। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो और अंडरस्टैंड कि ABCD जो है वो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है सर। अब वो क्या कह रहे हैं, AB और CD जो है वो पैरेलल हैं, ठीक है सर। और अच्छा एक और बात कह दे रहा है, वो BC जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। तो ये एक और थोड़ा अच्छी कैटेगरी का ट्रेपेजियम है, जिसे मैं ऐसे बना लूँगा स्टूडेंट, सुनिएगा कि देखो AB एंड CD आर पैरेलल और BC जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। मतलब ये जो ट्रेपेजियम बनेगा ना स्टूडेंट्स, वो कुछ इस कैटेगरी का बनेगा। ये जो ट्रेपेजियम बनेगा वो कुछ इस कैटेगरी का बनेगा। मैं फिर से कहता हूँ स्टूडेंट्स, पहली बात तो BC जो है वो CD पर परपेंडिकुलर है। तो अगर आप कहते हैं सर इसे B और आप इसे कहते हैं C, तो आप इसे कहेंगे D और इसे आप कहेंगे A। ऐसा क्यों? सुनिए बहुत ध्यान से, बड़ी सिंपल सी बात। पहली बात तो क्या कि सर AB और CD पैरेलल है, तो सर AB एंड CD आर पैरेलल। और दूसरी बात कि सर जो आपका BC है वो CD पर परपेंडिकुलर है। जिस तरीके का ट्रेपेजियम ये बनने वाला है। और क्या? और काफ़ी कुछ कहा जा रहा है, जैसे कि क्या बोल रहे हो, एंगल ADB, एंगल ADB। तो सर अगर एक डायगोनल हम बनाएं, आई एम रियली सॉरी, इसको थोड़ा और अच्छे से ही बनाना ज़रूरी है। तो अगर हम एक डायगोनल बनाते हैं, मतलब A को अगर B से, मतलब D को अगर B से कनेक्ट करते हैं, तो अगर मैं D को B से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं तो आई थिंक ऐसा जाएगा। तो ये जो एंगल है ADB स्टूडेंट से कितना दिया है सर, ये जो एंगल है ADB, दैट एंगल इज क्लियरली नथिंग बट थीटा। तो ये जो एंगल है सर ये आपका थीटा डिग्री एंगल है, ठीक है। और क्या बोल रहे हो, जो BC है, जो आपकी साइड है BC, उसकी लेंथ वो दे दे रहा है आपको P, ठीक है। और जो आपकी साइड CD है उसकी लेंथ वो दे दे रहा है Q, ओके। और वो क्या कह रहा है, AB की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है सर। हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। और अगेन ऑप्शंस देख के नज़र आ रहा है कि ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वही यूज़ होने वाली है। सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्या मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है? और अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो क्या मैं हाइपोटेन्यूज पता कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। और ये कितना हो जाने वाला है सर, हाइपोटेन्यूज यानी BD जो होगा वो होगा √, कितना, P² + Q²। क्या इसमें कोई परेशानी है? आई होप यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब वो क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे पूछता है AB की वैल्यू, वो आपसे फाइनली पूछता है AB की वैल्यू। सारी बातें छोड़ो स्टूडेंट्स, बस मेरी इतनी हेल्प करो कि हम जानते क्या क्या है उस पर बात करते हैं। सर हम जानते हैं, एक तो सबसे ज़रूरी बात ये कि ये एंगल क्या है, हम जानते हैं ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है सर, एक ज़रूरी बात। दूसरी ज़रूरी बात, मुझे इस साइड की लेंथ पता है, मुझे इस साइड की लेंथ पता है। अच्छा, क्या हमें AB की लेंथ पता है? नहीं सर, AB की लेंथ नहीं पता है, क्योंकि हमें CD पता है क्यों, लेकिन पैरेलल ज़रूर है वो, लेकिन इक्वल हो वो तो ऑफ कोर्स पता नहीं है और वो होना ज़रूरी भी नहीं है। अच्छा, क्या एक बात और बताई जा सकती है, जैसे अगर ये थीटा है, तो कहीं पर कुछ और एंगल बन रहा होगा, ऐसा कुछ फिगर आउट किया जा सकता है क्या? कोशिश ज़रूर कर सकते हो। अगर इन सारी बातों के बेसिस पे मैं सोचूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर बात करते हैं। मेरा हिंट है आपके लिए, यहाँ से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, साइन रूल अप्लाई करने की कोशिश करना है स्टूडेंट्स। ट्रायंगल ABD में कुछ स्ट्राइक करेगा आपको। आई रिपीट माई हिंट, ट्राई अप्लाइंग साइन रूल इन द ट्रायंगल ABD, यू विल गेट द आंसर। यहाँ से एक बार ट्राई करिए, और उसके अलावा और क्या क्या आपने ट्राई किया वो लिखिए कमेंट में, और मुझे बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन मार्क कर रहे हैं। सो क्विकली ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया, उस हिंट पे काम किया जो आपको देने की कोशिश की गई थी। एक छोटा सा काम और करते हैं स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो एंगल है आपका CDB, ये जो आपका एंगल दिख रहा है CDB, एक काम करते हैं, इसे लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए। लेट्स से अगर ये थीटा है तो थीटा के साथ अभी फिलहाल तो हम ले लेते हैं, लेट्स से अल्फा ही ले लेते हैं, है ना। तो ये अल्फा है। अच्छा एक बात, क्या आपको वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला पेयर याद है स्टूडेंट्स? अगर मान लो सर दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो हम जानते हैं सर कि ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल होता है, सेम होते हैं। क्या बात याद है? तो यही बात मैं यहाँ पर सोचने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स जा रही है, तो अगर ये अल्फा है तो कहना है इससे सर ये भी अल्फा होगा।
क्या बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, एक और बात, सर ये थीटा है, ये अल्फा है, तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम पाई होता है, वही कंडीशन, तो क्या सर तीनों एंगल्स का सम पाई होता है तो एंगल ए जो होगा वो पाई माइनस इन दोनों एंगल्स का सम यानी अल्फा प्लस थीटा होगा। आई होप ये बातें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए। ये सब बातें कर क्यों रहे हो सर? ये सब इसलिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि मैं आपसे बोल कर जा रहा था कि आप यहाँ पर साइन रूल अप्लाई करिए। और साइन रूल किस में अप्लाई करिए? ट्रायंगल ए बी डी में। अगर ट्रायंगल ए बी डी में जो हिंट मैंने आपको दी थी कि साइन रूल अप्लाई करिए, तो हम किस में बात करने वाले हैं? ट्रायंगल ए बी डी में मैं साइन रूल अप्लाई करने वाला हूँ। साइन रूल कैसे अप्लाई करेंगे सुनिए ध्यान से। सर पहले तो मैं सोचता हूँ किसके? थीटा के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो थीटा है अपना एंगल है ना, थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है सर? ए बी। थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? ए बी। तो पहले तो क्या लिख लेते हैं सर? पहले लिख लेते हैं हम लिख लेते हैं ए बी साइड, और उसके अपॉन में क्या, जो उसके अपोजिट एंगल है उसका साइन इज इक्वल टू व्हाट सर? एक तो ये ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं? और एक छोटा सा काम करते हैं सर, एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि ये बी डी को ले लेते हैं। अब बी डी को जैसे ही लिया तो बी डी के लिए क्या हो जाने वाला है? बी डी। आई होप आपको समझ आ रहा है। बी डी हमें नोन है इसलिए मैं बी डी की हेल्प ले रहा हूँ। और बी डी के अपोजिट एंगल कौन सा है सर? बी डी के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल ए है, और एंगल कितना है सर? पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा। क्या आपको बात समझ आई? तो बी डी के अपोजिट जो एंगल है, बी डी के अपोजिट जो एंगल है दैट इज साइन ऑफ किसका? पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा। आई होप बहुत कंफ्यूजिंग सी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इन बातों को थोड़ा अच्छे से समझते हैं और इन एक एक कंसेप्ट को डिटेल में समझते हैं। सर ए बी तो फिगर आउट करना है, तो ए बी इज अननोन, ठीक है सर। साइन थीटा को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो सर साइन थीटा से हमको डील करना है, ठीक है सर। और क्या करना है? अच्छा, BD के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम BD जानते हैं? मेरे ख्याल से आप BD जानते हो। BD क्यों जानते हैं? क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है इस BCD राइट एंगल ट्रायंगल का, तो वो जाने वाला है √p² प्लस q²। तो BD कितना है सर? BD है √p² प्लस q², और इसी को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? साइन थीटा से, ठीक है सर। साइन थीटा हम निकालेंगे, कुछ करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। इसके बाद क्या? इसके बाद एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ज़रूरी बात ये कि डिनोमिनेटर में क्या है सर? डिनोमिनेटर में यहाँ पर है साइन पाई माइनस समथिंग। क्या साइन पाई माइनस समथिंग आप बता सकते हो? सीधी सीधी क्वाड्रेंट थ्योरी अप्लाई करो स्टूडेंट्स। यहाँ होता है पाई, और पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो। पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करते ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो, और सेकंड क्वाड्रेंट में जितना मैं जानता हूँ सर क्या होता है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन अल्फा प्लस थीटा। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे जो फ़ायदा हो रहा है उस पर बात करते हैं। ए बी जो हम निकालना चाह रहे हैं, ए बी क्या आ रहा है सुनिएगा बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स। ए बी जो आ रहा है वो आ रहा है √p² प्लस q²। तो ए बी को अगर मैं लिखता हूँ तो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है क्या? √p² प्लस q², और इससे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है सर? इससे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में साइन थीटा। सर साइन थीटा को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? कोशिश करते हैं। साइन थीटा का हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ है थीटा, इसका साइन निकालना कोशिश करेंगे, देख लेंगे जो भी हो जाना है, जो भी हो जाना है उसको हम वर्कआउट करेंगे। पर उससे पहले अगर मैं डिनोमिनेटर के बारे में कुछ सोचूं तो डिनोमिनेटर क्या है सर? डिनोमिनेटर है साइन अल्फा प्लस थीटा। क्या साइन अल्फा प्लस थीटा का कुछ कर सकते हैं सर? इसको सोचा जा सकता है। साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें साइन अल्फा प्लस थीटा पर, तो सर वो होता है साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। अच्छा, थीटा हमें दिया गया था क्या? थीटा हमें दिया गया था, तो सर अगर आंसर में थीटा दिख रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थीटा इज अ नोन वेरिएबल। थीटा इज अ नोन वैल्यू, बेसिकली इट इज नॉट अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल है तो नॉन कैसे होगा, है ना? तो आई होप आपको बात समझ आई। थीटा से हमें प्रॉब्लम नहीं, तो अगर न्यूमरेटर में साइन थीटा है सो लेट इट बी देयर, है ना? इवन डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा है तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द ओनली प्रॉब्लम इज हियर इज दिस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, क्योंकि ये तो हमारी एज्यूम्ड वैल्यू है ना, हमने अल्फा तो माना है ना, तो अल्फा को वर्कआउट करते हैं। कौन सा अल्फा? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। कोशिश करते हैं सर। यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर देखें तो सर अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देखते हो, कौन सा? BCD। अगर BCD देखते हो तो क्या आप साइन अल्फा बता सकते हो? मेरे ख्याल से आप बता सकते हो। क्या होगा स्टूडेंट? सोचो सर, अगर आपसे कोई पूछता है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो वो कितना हो जाएगा सर? वो होगा P अपॉन √p² प्लस q²। क्या बात आपको समझ आई? एंड हैड इट बीन कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कैसे निकालोगे? कॉस अल्फा भी बड़ा आसान है, ये रहा अल्फा, तो बेस q अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा q अपॉन √p² प्लस q²। तो साइन अल्फा में P और कॉस अल्फा में Q आ जाने वाला है। बस इसी से हम कहानी को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर अगर आप नेक्स्ट स्टेप लिखना चाह रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? तो नेक्स्ट स्टेप होगी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऑफकोर्स ए बी जिसे हम वर्कआउट करना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर में वी हैव √what p² प्लस q²। तो p² प्लस q² पर अंडर रूट, है ना,
और इसके साथ क्या है, इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दे रहे हो साइन थीटा, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। बट अब अगर आप डिनोमिनेटर वर्कआउट करते हो तो सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, साइन अल्फा को क्या लिखेंगे हम, पी अपॉन, है ना, साइन अल्फा को हम लिखेंगे पी अपॉन अंडर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कॉस अल्फा को क्यू अपॉन, तो दोनों का अंडर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बाहर 1 अपॉन अंडर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में क्या दिखेगा, ये है पी कॉस थीटा, ये क्या है स्टूडेंट सर, ये है पी कॉस थीटा, और ये क्या है सर, ये है क्यू अपॉन अंडर रूट, तो अंडर रूट वाला पार्ट बाहर है, तो ये है क्यू साइन थीटा। क्या इतनी बातें समझ आई सर? अब तो चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि क्या करना है, अगर इस अंडर रूट वाले पार्ट को यहाँ लिखे गए तो अंडर रूट और अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो फाइनली मेरे ख्याल से मैं कुछ तो कह पा रहा हूँ ए बी के बारे में, क्या कह पा रहा हूँ उसे समझते हैं स्टूडेंट। जैसे ही आपने ए बी फिगर आउट करने की कोशिश की तो आप ए बी को लिखोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, अंडर रूट और अंडर रूट स्क्वायर बन के बस बचा दे रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में पहले तो आपको दिख रहा है पी स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स क्यू स्क्वायर, और क्या दिख जा रहा है, और सर दिख जा रहा है इसमें साइन थीटा, और क्या दिख जा रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा, है ना। क्या ये बात आपको समझ आई है? डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, पी कॉस थीटा क्यू साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। और अगर इसे देखें हम ऑप्शंस में, अगर इसे हम ढूंढें ऑप्शंस में, तो कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन पी कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा, पी कॉस थीटा और क्यू साइन थीटा, ये क्लियरली हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में बड़ा ही मज़ेदार सा तरीके में। तो कहना है इसे बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, जिसने आपको कई सारी इंसाइट्स दी होंगी। पहला तो ट्रिपेजियम, और इनमें भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ट्रिपेजियम दिखा तो आप नहीं थॉट सोच सकते कि सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कैसे सोचेंगे। कहानी तो वहीं आके बॉइल डाउन हो जाती ना, कि अगर आप डायगोनल्स को ऐड कर दें, तो डायगोनल्स को ज्वाइन करवा दें, तो ट्रायंगल्स ही तो मिलेंगे, और उनसे तो फिर वापस वही रूल, साइन रूल और ये सारी चीज़ें लगाकर सोची जा सकती हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई, और बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी में आपने हर चीज़ को एक्सप्लोर किया। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है। सबसे ज़रूरी और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, अगर ये सारी बातें समझ आई हैं तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब कि हम आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक कई सारे बोर्ड्स, कई सारे मीडियम्स, इसी के साथ साथ कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, ऐसे ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा प्रोग्राम, पूरा पैकेज, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स, और क्वालिटी आई होप आप भी फील कर रहे हो इन लेक्चर्स को देखकर कि अश्योर्ड है कि हम बेस्ट क्वालिटी आपको दे रहे हैं विद अ प्रॉपर गाइडेंस, मतलब थ्योरी, DPP, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, PYQ, एवरीथिंग, इवन योर डाउट्स आर रिजॉल्व्ड एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड विच आर गोइंग टू बी ऑफ कोर्स लॉन्च्ड। तो सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात ये आपको समझ आ रही है। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर हमारा IIT JEE नीट का जो स्पेसिफिक चैनल है दैट इज़ मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप चाहें तो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो कि आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में, फ्री ऑफ कॉस्ट, इजीली एक्सेसिबल, कोई डेटा, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं ली जा रही। बस वेबसाइट पर जाइए और जो भी चैप्टर के, जो भी लेक्चर के, जिस भी कोर्स को देखना है आप आसानी से देख सकते हैं। अगर इन लेक्चर से आपकी हेल्प हो रही है स्टूडेंट्स, अगर आप काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं तो लाइक ज़रूर करते रहिएगा, सो दैट वी ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होगा कि कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। हर एक चीज़ से आप हमेशा नोटिफाइड या प्राइज्ड रहेंगे। एक और सबसे खास बात स्टूडेंट्स, एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो यकीनन तौर पर कई सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है, कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हम चाहते हैं आप इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोडक्ट को अवेल कर पाएँ और बेनिफिट हो पाएँ। विद दैट ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, वी आर कल्मिनेटिंग दिस लेक्चर हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।